बताता चलूँ, फिर हम स्विच ऑन करते हैं अपनी फाइनेंसिंग साइड पे, कि वहाँ पे जाके जब वो चैरिटी इस्लामिक बैंक में अगर कोई शरिया नॉन कंप्लाइंट एलिमेंट, एक्सटर्नल शरिया ऑडिटर, इंटरनल शरिया ऑडिटर, शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट, शरिया बोर्ड कोई ऐसी चीज़ देखता है कि जो सवियर उन चीज़ों को छू रही होती है जो इस्लाम ने मना फरमाई हैं, उसकी कोई ऐसा सुकम नज़र आ जाता है, एक तो शरिया नॉन कंप्लाइंट एलिमेंट की वजह से उस सारी अमाउंट को क्या करना पड़ता है, चैरिटी करना पड़ता है। दूसरा, जो फाइनेंसिंग साइड हमारी होती है आम तौर पे, जैसे आपने पिछले सेशन में पढ़ा मुराबा के हवाले से, वो लेट पेमेंट करता है। अब इस्लाम ने ताज़ीर बिल माल जिसको कहते हैं उसकी इजाज़त नहीं दी, ठीक है। कन्वेंशनल बैंक क्या करता है, उस लेट पेमेंट के ऊपर जो पेनल्टी चार्ज करता है वो अपनी इनकम में शामिल कर लेता है। इस्लामिक बैंक अब चूँकि वो उस पेनल्टी को चार्ज नहीं कर सकता इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि वो ताज़ीर बिल माल आप नहीं कर सकते, मगर अब ये जो क्रेडिट रिस्क है इसको मैनेज करने के लिए और कस्टमर्स को हैबिचुअल के जिसने ना देना वो कल कहे जी कि ठीक है आप इस्लामिक बैंक की तरफ से जाके फाइनेंसिंग ले लें, ठीक है। तो इस सूरत में हम उससे जो पेनल्टी है उसको चार्ज करते हैं, मगर अगेन उस पेनल्टी वाली अमाउंट को हम क्या करते हैं, चैरिटाइज़ करते हैं। और आपकी एनुअल रिपोर्ट्स में यहाँ पे भी वो जो जैसे ज़कात की बात है, कुछ कस्टमर्स हमारे कॉरपोरेट कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको ये बताना होता है कि येस हम ये खुद चैरिटी करेंगे, तो हम कुछ कस्टमर्स को ये लिवरेज देते हैं, मगर उनसे हम ना सिर्फ उस चैरिटी की गई ऑर्गेनाइजेशन का लेते हैं, उनसे रसीदें लेते हैं, बाकायदा एविडेंस लेते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी यही होता है कि जो इस्लामिक बैंक है वो खुद चैरिटी, और उन ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने रेगुलेटर को बताने का पाबंद होता है, अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके जो कस्टमर्स हैं उनको बताने का पाबंद होता है, और आपको अपनी अकाउंट उसकी जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें मेंशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जी। तो ज़्यादा मुनासिब टाइम नहीं है, पहले आपने करंट के अकाउंट को इक्विटी की पोजीशन दी। अच्छा, अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो कर्ज बैंक को मिलता है वो बैंक रिस्पॉन्सिबल है कि टोटल अमाउंट विदाउट एनी इफेक्शन वापस की जाए। कर्ज का तो मतलब यही है कि आपने जितनी अमाउंट ली है उतनी ही वापस करनी है, जबकि जो इक्विटी का प्रिंसिपल है वो क्वाइट डिफरेंट है। इससे इक्विटी का मतलब ये है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपकी इक्विटी को श्रिंक या ग्रो करेगा। तो इन दोनों के अंदर दोनों के जो फीचर्स हैं ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अगर दोनों के फीचर ऑल टुगेदर डिफरेंट है तो करंट अकाउंट को इक्विटी का स्टेटस कैसे मिल गया? आप इस पे अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो कर दें, फिर मैं अपना व्यू पॉइंट दे देता हूँ। जी अकरम साहब, इस पे आप अपना व्यू पॉइंट। ये क्वेश्चन के तौर पे मैंने दिया है, ये मैंने आपको एडिशन के लिए नहीं किया क्योंकि इस पे मैं खुद कंफ्यूज हूँ जी। अब होता ये है कि इक्विटी यहाँ पे जो हमारे दीगर लोग भी हैं कि इक्विटी आमतौर पे 2 तरह से होती है। एक को कहते हैं ऑनर्स इक्विटी, ठीक है, और उसमें जब हम ऑनर्स इक्विटी की बात, यानी जो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको आप कहते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। अब जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो एक तो वो है जो बैंक ने शुरू में पैसा लगाया, दूसरी तरफ ये है कि आप ये बात करते हैं कि जो आपका जो कस्टमर है जिससे आप पैसा ले रहे हैं वो आपकी इक्विटी कैसे बन गया। तो एक तो बात याद रखेंगे, कर्ज़ के तौर पे उसका प्रिंसिपल गारंटीड होता है, उसको आपको वापस करना होगा, ठीक है। अब इक्विटी वो इसलिए बन गया कि चूंकि बैंक ने उसको कहा ही शुरू में ये एग्रीमेंट में लिखा होता है कि ये हम आपसे क्या कर रहे हैं, एज अ कर्ज ले रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि उस सिक्योरिटी पे इस्लामिक बैंक कमाता है, ऑब्वियसली उसको यूटिलाइज़ करता है, यहाँ पे भी यूटिलाइज़ करता है। जैसे एक दुकानदार था, उसने उसके ऊपर कमाया जो भी है, तो कस्टमर इस चीज़ को ओके करके इसको दे रहा है, ठीक है। मगर इस्लामिक बैंक क्या करता है कि यस, जब आपका एक कस्टमर आ रहा है, अगर आप बाकी अकाउंट होल्डर्स को कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, ठीक है, और ये प्री डिटर्मिन्ड बेनिफिट्स नहीं होते, सिर्फ स्पेसिफिक उस कर्ज के साथ नहीं होते जिनको आप सूद के ज़ुमरे में रख सकें, कि अगर आप सिर्फ करंट अकाउंट को दे रहे होते तो वो आपका सूद के ज़ुमरे में आ जाता, प्री डिटर्मिन्ड बेनिफिट के तौर पे कर्ज दिया था आपने, साथ ही उसको क्या दिया कि ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इस्लामिक बैंक ये कहता है कि जैसे आपके सेविंग वाले, टर्म डिपॉजिट वाले
जो लोग हैं वो आपसे उनसे, जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ जगहों पे वही सारी बेनिफिट्स आपको, चूँकि हम इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो हम आप इसकी यूटिलाइजेशन के बदले हम उनको कुछ जो सहूलियात दे सकते हैं हम उनको वो दी जाए उनको। मसलन मैं एक बात करता हूँ कि एक बंदा था, उसने पैसा दिया और वो चला गया। दुकानदार कल ये कहता है जी कि मेरा तो लॉस हो गया, चोरी हो गई, ये हो गया। इस्लामिक बैंक ना सिर्फ ये कहता है जी कि कुछ भी हो वो गारंटीड है, दूसरी बात आप ये देखें अब वो ATM भी उसकी यूटिलाइज़ कर रहा है, ठीक है, उसके स्टाफ को ये जो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं ये इसको इसीलिए मिल रही हैं क्योंकि इस्लामिक बैंक ने उस इक्विटी को यूटिलाइज़ करके जब बेनिफिट लिया है तो उसको ये सारी सहूलियात दी जानी चाहिए जो बाकी अकाउंट होल्डर्स को भी मिल रही हैं। यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है जी कि क्या, जब मैंने मेंशन किया कि क्या ये सूद नहीं है, तो आंसर इज़ नो। हमने जब ये पूछा अपने मुफ्तियान कराम से तो उन्होंने कहा कि अगर स्पेसिफिकली आप उसी करंट अकाउंट को होल्डर को दे रहे होते कि आप इतना कर्ज दें, हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, प्री डिटर्मिन कर देते तो ये सूद होता। जब आप मुदारबा वालों को भी वही दे रहे हैं, करंट अकाउंट वालों को भी वही दे रहे हैं, जैसे सर्विसेज की मैंने बात की है, सबसे बड़ी चीज़ उसके करंट अकाउंट को जो पैसे को उसको जो सिक्योर करने के ऊपर इस्लामिक बैंक पैसा लगा रहा है, जो आपको गार्ड्स रखने पड़ रहे हैं, तो मेजॉरिटी पोर्शन होते ही करंट अकाउंट का है, तो उसको सिक्योरिटी की सर्विसेज क्या हम उस कर्ज वाले से चार्ज करते हैं? नहीं करते। तो जहाँ पे इस्लामिक बैंक उसको एज एक्टिविटी यूटिलाइज़ कर रहा है उसमें ज़रा कुछ इस्लामिक बैंक को उसको सेव रखने के लिए, उसको इन्वेस्ट करने के लिए ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए, फाइनेंशियल कैपिटल भी चाहिए। बेआई नहीं ही इसी तरीके से उसको जो सेविंग अकाउंट्स की जो चीज़ें हैं जो बाकी अकाउंट होल्डर्स को मिल रही होती हैं वो करंट अकाउंट होल्डर को भी दी जा रही होती हैं। आई होप कि मैंने इस बात को, इस जो डिफरेंस था इसको क्लियर कर सका हूँ जी। तो अब हम मुदारबा के आखिरी 2-3 पॉइंट्स को डिस्कस करके फिर हम फाइनेंसिंग साइड पे आते हैं। तो मुदारबा की जब हम बात कर रहे हैं कि अब उस पैसे को, अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि मुदारबा में हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग उसको कह रहे होते हैं कि जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा और हम उसको इस्लामिक बैंक में, ये स्पेशली उसामा के लिए बात कर रहा हूँ जो हमारे अदर दैन इस्लामिक बैंक के जो यहाँ पे लोग हैं और जो ब्रांचेस में अभी तक नहीं गए उनके हवाले से है कि अब हम उसको जो प्रॉफिट देते हैं, मसलन अब ये जा रहा है मार्च, तो हमारे पास कस्टमर आया जी पैसा मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ 29 मार्च को, तो मुझे आप बताएं कि क्या प्रॉफिट मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी ख़ास समझने वाली हैं जिसको आगे हम पूल मैनेजमेंट और वेटेजेस को भी समझेंगे और TDR को भी समझेंगे। पहली चीज़ ये है कि मार्च में हम जो उससे प्रॉफिट रेट शेयर कर रहे होते हैं, पहली बात है वो एक्सपेक्टेड होता है और उसके अंदर ये मेंशन होता है कि इसमें फ्लक्चुएशन आती हैं, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जो पिछला मंथ होता है उसकी बेस के ऊपर वो हम उसको बताते हैं कि इतनी अमाउंट जो हमारे पास एक रब्बुल माल लेके आया था उसको फेब में हमने इतना प्रॉफिट दिया, तो आप ये एक्सपेक्टेशन रखें कि इतना प्रॉफिट हो सकता है और लॉस अगर हुआ तो तब भी ये, तो इस चीज़ के ऊपर ओके करता है तो वो आपको अपना काम। फिर हमारी ब्रांच की जो वहाँ पे नोटिस बोर्ड के ऊपर जो चीज़ें आपने पढ़ी पहले सेशन में कि वो चीज़ मेंशन होती है कि हाँ एक बात याद रखें, जब हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो शरिया ने एक थंब रूल दिया, प्रॉफिट हमेशा प्री डिटर्मिन्ड रेशो के तौर के, प्री एग्रीड रेशो के हिसाब से होगा, मुदारबा हो या मुशारका हो, ठीक है। अब जब लॉस की बात होती है तो मुदारबा में लॉस, जो फाइनेंशियल लॉस है वो डायरेक्टली चला जाता है किसको? जिसका पैसा था। अब मुदारिब का क्या लॉस हुआ? आमतौर पर कहते हैं जी कि तो फिर इस्लामिक बैंक ने क्या लॉस शेयर किया? यस, उस लॉस को पहले वो शेयर कैसे करता है? सबसे बड़ा लॉस जिसको हम कहते हैं रेप्यूटेशनल लॉस। अगर मार्केट में ये रेप्यूट फैल जाए कि फ़लाँ इस्लामिक बैंक ने मुदारबा में पैसा लिया और उसने हमारे पैसे को ज़ाया कर दिया, तो हर कस्टमर इस्लामिक बैंक का या इस्लामिक बैंकिंग का या इंटरेस्ट फ्री का वो रेट कॉन्शियस भी होते हैं। तो क्या बड़े से बड़े बैंक्स दुनिया भर में इस रेप्यूटेशनल रिस्क की वजह से बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा लॉस जिसको वो यूँ समझिए कि उस वक्त फेस कर रहा होता है मुदारबा करते वक्त, वो रेपुटेशनल लॉस होता है। दूसरा, उसकी एक्सपर्टीज़ का लॉस है, उसकी ह्यूमन कैपिटल का लॉस है, टाइम का लॉस है।
तो उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ, और इनडायरेक्टली ये जो सारे लॉसेस जिनका मैंने जिक्र किया है ये भी इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये भी फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ चले जाते हैं। मसलन रेप्यूट बनाने के लिए इस्लामिक बैंक्स पैसा लगाते हैं या नहीं लगाते? अपने कस्टमर्स, अपने स्टाफ को ट्रेंड करने के लिए इस्लामिक बैंक्स पैसा लगाते हैं या नहीं लगाते? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लॉस जिसकी मैंने ये 2-3 किस्में बताई उसके लिए इस्लामिक बैंक भी अपने आप को रखे हुए होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ जो यहाँ पे जो सवाल आता है जिसका कंसेप्ट आप अपने पास नोट कर रहे हैं वो होता है PER, प्रॉफिट इक्विलाइजेशन रिज़र्व। इस्लामिक बैंक आपके नोटिस बोर्ड्स पे ये चीज़ मेंशन कर देता है कि हमने एक रिज़र्व कायम कर रखा है हिबा की बेस पे। अब अगर 2 लोग हैं, उसकी पहली मिसाल आम से, फिर उसको हम इस्लामिक बैंक के PER पे लाते हैं कि अगर वो लॉस नहीं शेयर करते, लॉस हो रहा है मगर इस्लामिक बैंक अपने कस्टमर के साथ लॉस शेयर नहीं कर रहा, तो वो किस वजह से नहीं कर रहा? तो वो जो उसका रिज़र्व होता है जिसको हमने PER कहा, ये हिबा की बेस पे होता है कि जैसे 2 बंदे थे, एक बंदे ने उस दूसरे को दावत दी, आप आए, हम एक शरिया कंप्लाइंट काम करने जा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि लॉस हो गया। अब वो जो पहला बंदा था जो मुदारिब था उसने कहा यार अगर मैंने इसको लॉस दिया तो इसने लॉस के लिए तो मुझे नहीं ज्वाइन किया था, यार ये बेनिफिट के लिए आया था, तो ये कहीं मुझे छोड़ के नॉन शरिया कंप्लाइंट बिज़नेस की तरफ ना चला जाए, जो इसको ये इंश्योर कर रहे हैं कि नहीं हम आपको ये इतना प्रॉफिट, जो मेरा इशारा कन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ है। ठीक है, तो अब आज इस चीज़ को इस्लामिक बैंक, तो इस्लामिक बैंक क्या करता है, एक रिज़र्व कायम करता है, हिबा की बेस के ऊपर होता है, और उसमें से कभी कोई ऐसा, और ये बड़े यूँ समझना कि सवीर, अभी तक मैंने नहीं सुना कि किसी इस्लामिक बैंक ने मुदारबा में पैसा ले लिया और उसको इतना बड़ा लॉस हो गया हो कि इस्लामिक बैंक को अपने जो है ना वो सारे का सारा PER लगाना पड़ा। लेकिन हिफ्ज़ मात कदम के तौर पे अगर कहीं थोड़ा कुछ हो जाता है कि वो उस पूल में से जो PER का होता है वो क्या करता है, अपने जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, टेन्योर के हिसाब से वो उनको वहाँ से, और इसको इसार का कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका वो PER होता है। अच्छा, मुदारबा के हवाले से आखिरी चीज़ डिस्कस करते हैं, फिर हम डिमिनिशिंग मुशारका और इजारा और जो बाकी जो हमारी सलम की प्रोडक्ट्स हैं, एसेट साइड की जो 1-2 चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो मुदारबा में फिर क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था कि एक रिलेशन ये है कि अमंग 1 इस्लामिक बैंक एंड 1 कस्टमर डिपॉजिटर रब्बुल माल है, और वो आपस में क्या हुआ है, वो मुदारबा की बेस पे है। अब जिसको पूल मैनेजमेंट का कंसेप्ट कहते हैं, वेटेजेस का कंसेप्ट कहते हैं, प्रॉफिट रेट का कंसेप्ट कहते हैं कि अब हम सेविंग से अगली जो बात है टर्म डिपॉजिट जो अकाउंट होता है उसकी तरफ जा रहे हैं, वो भी मुदारबा की बेस पे है। तो उसमें एक जो रिलेशन है उसमें यूँ समझें कि उस रिलेशन में दूसरा रिलेशन क्या है जो अमंग डिपॉजिटर्स है, और वो हमने मुशारका की डेफिनेशन की थी कि वो शिरकत जिसमें हर बंदा पैसा लगा रहा हो, प्रॉफिट शेयर कर रहा हो, लॉस शेयर कर रहा हो। ठीक है, तो उसको क्या होगा, उसको हमने कहा वो मुशारका होता है। मुदारबा का हमने और मुशारका में प्रॉफिट को हमने कहा था कि ये थंब रूल है, प्री एग्रीड रेशो होगा। लॉस की बात की वो हमने मुदारबा का डिस्कस कर लिया। अब मुशारका के लॉस की तरफ, तो मुशारका के लॉस के हवाले से आपने याद रखना है, एक वर्ड अपने पास लिख लें, ATI, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। ये मुशारका करते हुए जो भी लॉस होगा, जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से उसको लॉस को क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। अब जब हम पूल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि पूल बेसिकली क्या है कि जब आप टर्म डिपॉजिट में एक इस्लामिक बैंक के पास जब डिपॉजिटर्स आते हैं मुदारबा की सूरत में, वो टर्म डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो एक बंदा है वो 5 लाख लाया है, एक बंदा है 10 लाख लाया है, एक बंदा है 15 लाख लाया है। पहले तो हम उनके अमाउंट के हिसाब से क्या उन सारों को इक्वली प्रॉफिट देना चाहिए? ज़रा लिखें मुझे इसका आंसर, स्पेशली उसामा लिखें। क्या हम उन सारों को एक जैसा प्रॉफिट दें? दूसरा सवाल, जो एक बंदा है वो अपना पैसा एक इस्लामिक बैंक को 1 साल के लिए दे रहा है, ठीक है, दूसरा 2 साल के लिए दे रहा है, तीसरा 5 साल के लिए दे रहा है, चौथा जो है वो 10 साल के लिए दे रहा है, क्या हम सारों को हम एक जैसा प्रॉफिट दें? अब अगला सवाल कि एक बंदे का 1 लाख रुपया था, एक का 5 लाख था,
इन दोनों का जो ज़ाहिर जवाब आपको पता ही है कि नो, हम उनको एक जैसा प्रॉफिट नहीं दे सकते। उमैर अभी तक नज़र नहीं आ रहे मुझे, जावेद साहब नज़र नहीं आ रहे, अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। अगर ज़िया मौजूद हैं, बिलाल मौजूद हैं, क्योंकि आप बाद में आए हैं तो आज मैंने कहा था कैमरा आपने अपना ऑन करके रखना है जी। तो मैं ये कह रहा था कि अब जब हम इस चीज़ को समझ गए कि हम उनको एक जैसा प्रॉफिट नहीं दे सकते, और ना ही जब एक जैसी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ना ही हमने मुशारका का यही तो प्रिंसिपल पढ़ा कि जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो कंसेप्ट है उसको कहते हैं पूल मैनेजमेंट। क्या होता है कि उनकी ड्यूरेशन के हिसाब से, उनकी अमाउंट के हिसाब से, उनके प्रॉफिट के हिसाब से जो रेट्स होते हैं ये मुख्तलिफ पूल्स बन जाते हैं, ठीक है। और हमारी जो यूँ समझने के इस्लामिक बैंक्स के अंदर मुख्तलिफ शोबे होते हैं जो इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या क्या मेक श्योर करना है, एक तो मैंने आपको बताया कि हम शुरू में उसको एक वेटेज अनाउंस कर दें। अब वेटेज क्या होती है, इसको कहते हैं रुपी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉरी रुपी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप इस्लामिक बैंक के नोटिस बोर्ड पे जाएंगे तो आपको वेटेजेस नज़र आनी चाहिए। शरिया कंप्लाइंस वाले हर माह के शुरू के ही दिनों में उनको भेज देते हैं कि जब हमारे पास डिपॉजिटर आए तो उसको बताएं कि आपके पैसे की उस पूल में ये अहमियत है और मोस्ट स्पेसिफिकली ये औकात है, रुपी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये उसकी वेटेज है कि जहाँ पे लाखों लोग मौजूद हैं, 5 लाख वाले को क्या वेटेज रुपी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। और ज़रा ये भी हमारा जो पास्ट का जो होता है उसके ऊपर हमने उसको एक अनाउंस करना है। अब जब वेटेजेस अनाउंस कर दी फिर इसका मतलब है कि प्रॉफिट भी हारे को अपने पूल के और उस वेटेज के हिसाब से मिलेगा। बात समझ गए। और दूसरी चीज़ ये है कि अब लॉस हो गया तो वो भी मैंने आज जैसे बताया कि 5 लाख वाले का वो सारे 5 लाख वाले एक जगह पे हैं, 10 लाख वाले सारे कस्टमर एक जगह पे हैं, 1 साल वाले, फिर 5 साल वाले, फिर 10 साल वाले, ठीक है। तो इस हिसाब से उनकी वेटेजेस अनाउंस होती हैं, फिर उनको जो प्रॉफिट मिलते हैं उसके हिसाब से हमारे फिर पिछले मंथ का जैसे मैंने बताया वो प्रॉफिट रेट जो है वो मिलता है। और उसके बाद एक जो चीज़ जो मैंने बताई थी लॉस के हवाले से, और वो ये होती है कि इस सारे मामले में करने का मकसद ये होता है कि हर एक को अगर खुदा न खास्ता लॉस हो तो वो भी उसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो। तो पूल मैनेजमेंट में उस सारी जिनको हमने वेटेज अनाउंस की होती हैं उसके हिसाब से क्या होता है कि उनको मुख्तलिफ जो यूँ समझ लें के हिसाब से, और आप कभी नोट करें अपने प्रॉफिट रेट्स को जाके वेबसाइट्स पे, स्पेशली जो हमारे वो लोग जो अभी इस्लामिक बैंक्स में जॉब नहीं कर रहे, इस्लामिक बैंक्स की वेबसाइट पे वो वेटेजेस को जाके देखें, उनको विज़िट करें, अपनी असाइनमेंट के तौर पे इसको लिखें, प्रॉफिट रेट्स को देखें। बावजूद ये कि PER होता है, बावजूद ये कि हमने कस्टमर्स को भगाना भी नहीं है इस्लामिक बैंक से, इसके बावजूद भी आप उनके रेट्स में देखेंगे आपको फ्लक्चुएशन नज़र आएगी। प्रॉफिट रेट्स कम भी होते हैं, एक अगर महीने में इतना % था अगली बार में भी उसको कम मिला हो, तो ये चीज़ें एज इट इज़ होती हैं। अब जब हम मुदारबा की जब बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर हम उसको ये कहते हैं जी। एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था सर आपने 2-3 जो पॉइंट बताए हैं जिसकी बेस पे डिफरेंशिएशन करते हैं, मसलन कि उसका वॉल्यूम कितना है, पैसा कितना है, तो उसकी बेस पे हम वेटेज को कम या ज़्यादा करते हैं। जिसका जितना ज़्यादा पैसा है उतनी ज़्यादा वेटेज उसको नॉर्मली हम देते हैं। तो इससे डिफरेंट भी हो सकती है, नॉर्मली हम करते हैं। तो जब हम ये वाली वेटेज करते हैं, जो पहले वाला जो ड्यूरेशन वाला है उसे मैं अभी नहीं छेड़ रहा, जो हम वो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम जो वेटेज में चेंज करते हैं, ये प्योरली इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, इसमें शरीयत ने ना 2 कंसेप्ट्स दिए हैं, इसको कहते हैं, एक है अल-खिराज बिद्दमान, ठीक है। जो बंदा अपने आप को जितने बड़े रिस्क के लिए रख रहा है वो उतना बड़ा जो है वो उसमें से यूँ समझ लें कि रिटर्न ले सकता है। दूसरी बात ये जो हम उसको वेटेज या वो बता रहे हैं, मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी हम उसको मेक श्योर नहीं कर रहे होते कि यही चीज़ होगी, इसमें उसको हमने ये लिखा होता है कि जो हमारे प्रॉफिट रेट्स हम आपको जो अभी जैसे मैंने शुरू में बताया वो एक्सपेक्टेड हैं, ये प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। दूसरा इसमें कंसेप्ट ये होता है कि जो जिसको कहते हैं ना कि प्रॉफिट वेटेज फिक्स होती है, वेटेज
फ्लेक्सिबल नहीं होती, फिक्स होती है। हाँ, अब हो सकता है कि प्रॉफिट ज़्यादा आ जाए, उसी वेटेज के लिहाज से उसका पोर्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाएगा। वेटेज इज फिक्स। जब हम बात करते हैं कि किसी का कम इनकम है, किसी का ज़्यादा है, तो दोनों जो रिस्क ले रहे हैं, लेट्स सपोज कोई 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, तो वो 1 रुपये का रिस्क ले रहा है और 2 रुपये वाला 2 रुपये का रिस्क ले रहा है। तो दोनों का रिस्क जो है उसी के मुताबिक और प्रॉफिट भी उसी के मुताबिक होना चाहिए। और अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 रुपये वाले को वेटेज ज्यादा हम दे रहे हैं, तो ये जो डिफरेंशियल ऑफ वेटेज फ्रॉम ₹1 है, ये प्योरली इंटरेस्ट के जुमरे में नहीं आता, क्वेश्चन में रही है। नहीं, आंसर इज़ नो। पहला अगर मैं इसको बताऊँ कि आंसर इज़ नो। जो कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जिसने जितने बड़े रिस्क के लिए अपने माल को आपको दिया है, वो ये हक रखता है कि जब उस पूल में पानी डाला जाएगा प्रॉफिट का, तो जो जितनी कैपेसिटी आपने उसको दी हुई है, उस हिसाब से वो उसमें से ले। क्यों? उसने, जैसे मैंने बताया कि अगर टाइम की बात करें तो अगर लॉन्गर पीरियड वाला है तो ज़रा उसने इतना अर्सा अमाउंट आपको दी ना, ठीक है, उसको आप बैंक यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जैसे आपने बात की कि आप उसमें से बैंक कमा भी रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक बंदे ने थोड़ी अमाउंट दी है, हम यही तो मैंने क्वेश्चन शुरू में किया था, क्या हम उसको, जिसने 100 रुपया दिया है और 1 लाख रुपया दिया है, दोनों का रिस्क बराबर है? आंसर इज़ नो। दोनों का रिस्क बराबर नहीं है। एक 100 रुपये का रिस्क लेके बैठा है और एक 1 लाख रुपये का बैठा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ़िकुल मामलात अल मालिया है, वो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि वो ना सिर्फ बायर को बल्कि सेलर को, ना सिर्फ लेने वाले को ना देने वाले को, थोड़ी अमाउंट वाले को, हर एक के राइट्स को वो मद्देनज़र रख रहा होता है, ठीक है। तो उसमें वो बड़ी अमाउंट वाला और बड़ी ड्यूरेशन वाला ये हक रखता है कि उसको बड़ी वेटेज के हिसाब से एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट अनाउंस किया जाए कि जब प्रॉफिट होगा उस हिसाब से 100 रुपये की निस्बत तुम्हें क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। वेटेज को तय करना और लोन रख के, और याद रखिए कि जब भी इंटरेस्ट की बात आएगी तो हमेशा वो होगा लोन की ट्रांजैक्शन में। मुदारबा में वो हमें लोन नहीं दे रहा, वो पैसा हमें इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहा है। और इसमें ये चीज़ हमारे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में मेंशन होती है कि हम इसको मेक श्योर नहीं कर रहे, ठीक है। मुदारबा में आपको उस पैसे को मेक श्योर करना है कि इतना पैसा आपको हमें हर सूरत वापस करना होगा, करंट अकाउंट में, यानी कर्ज़ के मामले में। मुदारबा में हम ये उसको ये तय नहीं करते कि जनाब ये जो पैसा है ये एज़ इट इज़ आपको इतने रेट के साथ नहीं। आप अपनी, जब ये बाकी लोग भी मुदारबा के अकाउंट की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ मेंशन होती है और इस्लामिक बैंक के कि ये चीज़ जो है वो यहाँ पे आके आपको हम इसको मेक श्योर नहीं कर रहे। तो इंटरेस्ट इज़ समथिंग एल्स, वो लोन की ट्रांजैक्शन में है। अगर आप प्रॉफिट, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे इसी सवाल से मेरे जहन में आई कि कुछ लोग ये पूछते हैं, टाइम चूँकि कम है, अभी हमारी जो 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं उस तरफ अभी जाना है, कि क्या जी आपने अगर जब प्रॉफिट रेट को नोटिस बोर्ड पर लिख दिया, कन्वेंशनल बैंक ने भी लिख दिया, तो आप तो रोज़ सेम ही हुए। तो जैसे करंट अकाउंट में अगर हम सेम नहीं थे तो सेविंग में कैसे सेम हो सकते हैं? याद रखें, वहाँ पे जब कन्वेंशनल बैंक रेट दे रहा होता है, वो कर्ज़ लिए हुए पैसे के ऊपर उसको दे रहा होता है और वही इंटरेस्ट होता है। वो अगर सेविंग में भी पैसा लेता है तो उसको कहता है जी इतना पैसा आपने दिया, ये ले हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर मैंने दूसरी बात आगे फाइनेंसिंग साइड पर जाने के लिए कि अगर उस पैसे को वो कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा जोक याद आ गया, काफ़ी देर से हम बातें कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हर एक जगह पे ना, मतलब यूँ समझ लें कि लोग असल को छुपाने के लिए नकल कर लेते हैं, ठीक है। तो करंट अकाउंट का जब इस्लामिक बैंक ने जब देखा ना, कन्वेंशनल बैंक्स ने कि इस्लामिक बैंकिंग अब ग्रो कर रही है, तो उन्होंने पहले ये कहा जी कि टर्मिनोलॉजीज़ को कोशिश की कैश करने के लिए, फिर उन्होंने कहा जी सूद नहीं लेते, करंट अकाउंट में आ जाएं। फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं इस्लामिक बैंक जो सूद की सेविंग में भी नहीं बात कर रहे, उन्होंने कहा जी अच्छा वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी वो तो कह दें जी हम इसको आगे इन्वेस्ट करते हैं। अब कन्वेंशनल बैंक ने भी कहना शुरू कर दिया हम इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा जी वो क्या करते हैं? फाइनेंसिंग कहते हैं। वो कहते हैं जी हमने भी फाइनेंसिंग शुरू कर दी, ठीक है। तो मुझे इस पर जो थोड़ा सा जोक याद आ गया, आज उसको इस सेशन का हिस्सा बनाते हैं, थोड़ा सा तबीयत भी फ्रेश हो जाएगी। और थोड़ा सा जोक से पहले याद कर दूं, इस्लामिक बैंक जो कमिट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज कमिट नहीं करते, बल्कि वो प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज कमिट करते हैं। बल्कि और वो भी एक्सपेक्टेड होती है, वो भी फिक्स नहीं होती, वो भी एक्सपेक्टेड होती है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जब
जब आप वेटेज बताते हैं तो ये फिक्स होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। आपका प्रॉफिट, आपका एक प्रॉफिट है अकरम साहब, आपका एक प्रॉफिट है, उस पूरी पूल की अमाउंट का एक बार आया है, वेटेजेस आपने तय कर दी, पूरी पूल का जो एक प्रॉफिट एक साल आया 50 लाख, अगली बार आया 45 लाख, तो वेटेजेस फिक्स थी, क्या सारों को वही प्रॉफिट मिलेगा? ऐसे ही लॉस हुआ तो क्या जी मैं वही बता रहा हूँ, वेटेज फिक्स होती है। वेटेज तो डिटरमिन करना, जैसे आपने कहा डिटरमिन करना जरूरी है। अगर आप डिटरमिन नहीं करते प्रॉफिट एंड लॉस को बिफोर इनिशिएशन ऑफ बिजनेस, अगर आप डिटरमिन नहीं करते तो बेसिकली वेटेज क्या है? ये वही चीज़ है कि हम प्रॉफिट और लॉस किस परसेंटेज से शेयर करेंगे। परसेंटेज को हम वेटेज में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को हम इस परसेंटेज की बजाय इस वेटेज पे शेयर करेंगे, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकती। नहीं, वो मैंने अपने जोक को भी टाइम को रखते हुए ना मद्देनज़र मैंने अपने जोक को भी फ़िलहाल रोक लिया, लेकिन यहाँ पे एक मैं कंसेप्ट PER का बता के आया था। वो वेटेज को की वजह से नहीं इसको मिल रहा होता, बल्कि उस हिबा वाली अमाउंट से मिल रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो हमारे वो लोग हैं जो इस वक्त ब्रांचेज़ में स्पेशली जो जा रहे हैं, कि एक याद रखिए कि प्रॉफिट रेट्स को जब हम बात करते हैं उस हिसाब से कि हम उनको शुरू में ये बताते हैं कि ये प्रॉफिट रेट्स हैं, एक्सपेक्टेड हैं, वेटेजेस जो वो बात कर रहे हैं उसको तय करने से वो सूद नहीं बनता, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बताया कि सूद के एक और ट्रांजैक्शन है। मैं जो पॉइंट बता रहा था कि कन्वेंशनल बैंक ने क्या किया कि वो उन्होंने कहा जी हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम भी फाइनेंसिंग करते हैं। तो अब टाइम की शार्टेज को उसको मैं स्किप करते हुए लेकिन उसका खुलासा बता देता हूँ कि देखें, अगर वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और अगर वो उसको यूँ के समझ लें कि फाइनेंसिंग भी करते हैं, तो वो ये देखते बगैर कि क्या हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, ये मैंने शुरू में बात बताई थी, शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अनएथिकल तो नहीं कर रहे, उसमें क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या वहाँ पे मेकनिज़म सारे शरिया ने जो बताए फॉलो करें, तो आंसर इज़ नो, ठीक है। तो मुदारबा और करंट अकाउंट का जो कर्ज़ था उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। और यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि हर बैंक का ना प्रॉफिट रेट्स भी सेम नहीं हैं, वेटेजेस भी सेम नहीं हैं। एक चीज़ समझ लीजिए कि जिसका जितना बड़ा बिज़नेस है, जो ऐसा बैंक है पहले से इस्टेब्लिश है, उसकी वेटेजेस में भी फ़र्क होगा। फिर अमंग दी बैंक अगर बात करें तो फिर यही चीज़ होगा कि वो आप उसको देखना पड़ेगा कि वो उसकी हिस्टोरिकल रेट्स देखेंगे कि वो आसा सा जो उसका बिज़नेस बेहतर होता गया वो बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि अमंग जब हम इस्लामिक बैंक्स की बात करते हैं वो भी सेम नहीं होते, तो कस्टमर यही देखता है कि क्या मुझे और वो जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं जो सेविंग अकाउंट्स में या टर्म डिपॉजिट में, वो कोई एक इस्लामिक बैंक किसी एक साइड में उनको ज़्यादा दे रहा होता है, कोई दूसरी तरफ से उनको जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा दे रहा होता है। इसी तरीके से जब हम एक ही बैंक की बात करते हैं तो उसकी मुख्तलिफ जो अरसे की आप उठा के देखें तो उसमें भी वो वेटेजेस में प्रॉफिट रेट्स में फ्लक्चुएशन होती है, वो भी जो उनकी बिज़नेस चल रहा होता है। अच्छा जी, अब ये था हमारा मुदारबा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने मुदारबा, करंट अकाउंट और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ब्रांच लेवल जी सर, अगर मुझे इजाज़त है मैं अकरम साहब को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ वेटेजेस के ऊपर। तो अकरम साहब दो चीज़ें आप मिक्स कर रहे हैं, एक वेटेजेस है और एक प्रॉफिट रेट है। आपकी जो मैं बात सुन रहा था डिटेल से, आप ये समझ रहे थे कि वेटेजेस क्योंकि हम पहले साइन कर देते हैं तो प्रॉफिट भी उसी वेटेजेस के हिसाब से होता है। तो मेरे ख्याल से आपने वेटेजेस को कभी देखा नहीं, वेटेजेस को कभी देखे हैं तो वेटेजेस में आपने इंडिविजुअल अकाउंट्स के वेटेजेस भी डिफाइन करते हैं। स्टेट बैंक की रेगुलेशंस है कि हमने हर मंथ के 3 दिन से पहले वेटेजेस बतानी होती हैं और वेटेजेस एक प्रोडक्ट की बताई जाती हैं। सपोज हमारे पास एक मुदारबा प्रोडक्ट है बैंक की, MCB मुदारबा प्रोडक्ट या अलबरका मुदारबा प्रोडक्ट, तो उस मुदारबा प्रोडक्ट की वेटेजेस बताते हैं। और वेटेजेस किस चीज़ को डिफाइन कर रही है? वेटेजेस इस चीज़ को डिफाइन कर रही है कि इस पूरे पूल में वो जनरल पूल है या स्पेशल पूल है, कि उस पूल में इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कितनी कंट्रीब्यूशन है, वो हमारी वेटेजेस बता रही होती है। ठीक है, वो सपोज 0.34 है, जितनी भी है, उसमें हम रेट का कोई कंसर्न नहीं है, इंडिविजुअल अकाउंट का कोई रेट नहीं बता रहे, सिर्फ वेटेजेस बता रहे हैं। और वेटेजेस ये चीज़ बता रही है कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन इस पूल में कितनी, पूल में इंडिविजुअल
मंथ स्टार्ट में बता दी, और मंथ एंड जब होगा फिर जो उस पूल का कंट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक प्रॉफिट हम उठाएंगे पूल से। सपोज 0.34 था इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन, 0.34 हमने पूल से उठाया, फिर हमने देखा कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितने डिपॉजिटर्स पड़े हुए हैं, कितने अकाउंट होल्डर्स हैं, फिर हमने उस अकाउंट होल्डर्स की अलहदा जितनी भी उसका डिपॉजिट था एवरेज बैलेंस हमने निकाले पूरे मंथ के, फिर उसमें हमने उसका रेट डिफाइन किया। फिर जो ये हम कहते हैं ना कि प्रॉफिट पहले फिक्स हो गया, प्रॉफिट पहले फिक्स नहीं होता, सिर्फ वेटेजेस होती हैं, और वेटेजेस सिर्फ प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन डिफाइन कर रही होती है कि इस प्रोडक्ट की इस पूल में कितनी कंट्रीब्यूशन है, और बाद में प्रॉफिट कितना भी निकल सकते हैं। आप देखेंगे प्रॉफिट, अगर आपने कभी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की शीट देखी हो जो कैलकुलेशन फाइनेंस वाले करते हैं, उसमें प्रॉफिट फ्लैक्चुएट हो रहा होता है, मतलब इस मंथ में हो सकता है सपोज प्रॉफिट 5 मिलियन हुआ, नेक्स्ट मंथ में जो है ना वो 7 मिलियन हो जाता है, 4 मिलियन हो जाता है, कम भी हो जाता है। तो ये जो 4 मिलियन हुआ है ये पूरे पूल का प्रॉफिट है। अब पूरे पूल के प्रॉफिट में कितने डिपॉजिटर्स हैं, सेविंग अकाउंट्स वाले, उन सब के ऊपर डिवाइड होता है हर प्रोडक्ट के हवाले से, ठीक है। उसके बाद उनका रेट निकलता है, उसके बाद उसको प्रॉफिट जाता है। तो ये थोड़ा सा है कि वेटेजेस को रेट को काइंडली मिक्स नहीं करें, वेटेजेस पहले बताई जाती हैं और वेटेजेस प्रोडक्ट की होती हैं कि इस प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन कितनी है, ठीक है। उस कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट फिर उसका प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट के बाद फिर उनका बाद में रेट निकलता है। तो इसमें हो सकता है मैं गलत हूँ सर, काइंडली इसको करेक्ट कीजिएगा प्लीज। हमारे साहब अप टू यू सर। थोड़ा सा ऐड जी सर, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। देखो वो आप लीकेज की बात कर रहे हैं कि ये कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है ऑफ अ जी, और ये एग्रीगेट आपका एक 100 बन जाएगा, ठीक है जी। लेकिन ये बेसिकली ऐसा नहीं है, ये जो वेटेज है इट कैरीज 2 इम्पैक्ट। वन, ये उस पूल की कंट्रीब्यूशन कितनी है, सेकंड कि हम किसी पूल को ज्यादा प्रॉफिट देना चाह रहे हैं तो हम उसकी वेटेज को उसकी बेस पर बढ़ाते हैं। तो ये एक मिनट नहीं अकरम साहब, एक चीज आपने कोई इसका मैकेनिज्म देखा है कि वेटेजेस असाइन कैसे करते हैं? आपने कभी ये फॉर्मूला देखा है कि वेटेजेस कैसे बनाते हैं? ये मुझे बिल्कुल आइडिया है, आप जरा दोबारा जाके नहीं सर, मैं आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं उसके लिए माजरत भी करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वेटेजेस का जो मैकेनिज्म है बनाने का वो थोड़ा डिफरेंट है। वो कभी आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि वेटेजेस के कैसे डिफाइन की जाती है, ठीक है। वेटेजेस उसके प्रॉफिट के बाद उसका जो डिपॉजिट अभी नहीं, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, हम भी यहाँ पे डिस्कशन में कर रहे हैं, वो चीज़ों की क्लैरिटी के लिए कर रहे हैं। जी सर, मेरा भी यही मकसद है। जी हाँ, एक टूल का 40% इन्वेस्टमेंट है, दूसरे की 60% इन्वेस्टमेंट है। आपके मुताबिक दोनों ही टोटल कर रहे हैं, आपके मुताबिक जो है 40 और 60 ये दो आपके पास कंट्रीब्यूशन आएगी अगर आप इन्वेस्टमेंट की बेस पर लाएंगे, जो बनेगी 40 और 60 बनेगी, एग्री करें। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम जब हम बात करते हैं ना टर्म डिपॉजिट को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, तो सपोज कर ले कि 40 वाला टर्म डिपॉजिट डिपॉजिट है। अच्छा, जो 40 वाला है उसको 40 नहीं देख रही, हम 40 वाले को 70% वेटेज देते हैं। उसकी रीजन क्या है, मैं जब बताता हूँ कि इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, एक है कि वॉल्यूम इन्वेस्टमेंट कितना है, क्या है, दूसरा फैक्टर ये है कि इस पूल के अंदर हम किसको ज़्यादा प्रॉफिट देना। जैसे अबार साहब बता रहे थे कि हम प्रॉफिट किसको ज़्यादा देने के लिए तैयार होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम उसको ज़्यादा प्रॉफिट कैसे दे जाते हैं, उसको हम ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए दे जाते हैं। अगर आपकी बात को अगर मैं फर्दर टाइप में एग्री कर दूँ तो सबका प्रॉफिट अगर एक जैसी अमाउंटें पड़ी हो तो एक जैसा परसेंटेज जो प्रॉफिट निकल आए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता, किसी का 3% निकलता है तो किसी का 5% और किसी का 7%। और ये जो दूसरा कंपोनेंट है वो इसी वेटेज के अंदर हिडन होता है, जो शायद आप रियलाइज नहीं कर पाते लेकिन होता है। ये बात सब एग्री करेंगे जो मैं कह रहा हूँ? जी, अब अगर मुझे मौका दें तो मैं बोलूं। सर आप बोलें। जी माशाल्लाह, मैंने दोनों की डिस्कशन सुनी। मुझे एक सेकंड मुझे भी देंगे? जी बोले। देखिए इशू ये है कि 18 साल हम लोग भी वो कर चुके हैं, तो यहाँ पे बैंकिंग जो है, अगर हम डिबेट पे आएंगे ना तो कन्वेंशन इस्लामिक बैंकिंग की अगर डिबेट पे भी आ जाए ना, हम इस पर सेमिनार कर चुके हैं और उसका नतीजा नहीं निकलता है, एंड में
के आखिरी चीज़ होता है जी लैंड ऑफ द लॉ, और इस्लाम जो है फ्रेंकली ये पॉसिबल नहीं है, लॉ ऑफ द लैंड। हाँ जी, बाकी सारा जिसम जो है वो नॉन इस्लामिक हो। तो बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस्लामिक बैंकिंग रिलेटिवली जो पॉसिबल बेस्ट ऑप्शंस थे इस्लाम के तहत वो लेके आ गए, पूरी इस्लामिक नहीं है क्योंकि हमारा मुल्क पूरी इस्लामिक नहीं है। तो काइंडली इस पर थोड़ा सा वो करें, बहुत ज़्यादा आई बेस्ट एक तो हम डिबेट बहुत ज़्यादा ना करें, चीज़ें सबको आइडिया हैं कि क्या हो रही हैं, यानी किस तरह से चल रहा है। और सेकेंडली ऐसे नहीं है जिस तरह से शायद पेश किया जा रहा है कि वो मैं ये एग्री करूँगा अकरम साहब के साथ, प्रॉफिट जो है बिजनेस मॉडल जो है उसमें ऑब्वियसली जो आपको ज़्यादा पैसा दे रहा है आपको जो करना है, अदरवाइज किसी और के पास चला जाएगा, उसे हम फिर किसी तरह से भी करें, यानी थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा तो करें, लेकिन बहुत ज़्यादा वो उस पर ना जाएं कि सारे फिर अपनी वो यानी आखिर में कंसेप्ट ये बनाए कि हम बिल्कुल ही गैर इस्लामी लोग हैं जी। अब मुझे थोड़ा सा जो मौका दें, वो मैं कह रहा था कि आप चूँकि इस पॉइंट को इंशाल्लाह आखिर पे आप जितना दोस्त कहेंगे मैं इस पर इंशाल्लाह बोलूँगा, और हम इसकी बिल्कुल मेरा जो सारा जो वर्क है, जो इवन मेरा थीसिस है, वो मैं क्रिटिक्स के ऊपर ज़्यादा काम किया है। अतर साहब मैं आपकी बात को भी एड्रेस करूँगा, जो कुछ पार्शली एग्रीड करता हूँ मैं आपसे, मैक्सिमम मैं एग्री करता हूँ मोहतरम उमैर साहब से, और अकरम साहब की जो बातें हैं उसमें 90% मैं एग्री करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ, एक दो चीज़ों में मैं उनसे एग्री करता हूँ। वो फिर मैं आखिर पे इंशाल्लाह अगर मेरे पास टाइम बचा और आप लोगों का मूड हुआ तो हम उसके लिए ज़रूर, और मेरा ख़्याल है कि अब तक के जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं, मुझे खुशी इसी बात की, और ट्रेनिंग में जब जाते हैं मैं कहता हूँ कि उसको मोस्ट इंटरेक्टिव बनाएं ताकि चीज़ें नई सी नई आएँ। तो इंशाल्लाह उसको हम आखिर पे टाइम बचाते हो ज़रूर करेंगे। बाकी इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं कि येस, प्रॉफिट रेट्स आर समथिंग एल्स एंड वेटेजेस आर समथिंग एल्स। उनको कैसे बनाया जाता है, अगेन उमैर साहब से एग्री करता हूँ। जो पूल की माहाना मीटिंग होती है उसमें वो किस बेस पे डिसाइड होते हैं, शरिया बोर्ड का क्या रोल होता है, ये एक पूरी डिबेट है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है कि वो किस बेस के ऊपर होती है। अगर आप में से कुछ दोस्तों को ज़रूरत होगी तो मैं इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट, बल्कि आपके सर्कुलर इसमें पड़ा हुआ है जो आपका स्टेट बैंक की वेबसाइट पे, उसमें आप जाके इसको पूरे कंसेप्ट को, पूल मैनेजमेंट का और वेटेजेस का और सारी चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। अगर मुझे उसका लिंक मिल गया तो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, नहीं तो आपको सर्कुलर्स में ये लिख लें अपने पास, स्पेशली जो उमैर ने जो मेंशन किया है। अतर साहब आप लिख लीजिएगा, उसामा साहब आप भी, और जो बाकी दोस्त हैं इस सर्कुलर को ज़रूर रीडिंग करें। पूल मैनेजमेंट कैसे होती है, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक था वो पूल मैनेजमेंट के ऊपर नहीं था, उसको बस एक थोड़ा हद तक टच देना था, बाकी ये उसको डिस्कस करेंगे। और आखिर पे जो इंशाल्लाह टाइम बच गया तो मैं आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो आपने बात की है अतर साहब, मैं इसको इंशाल्लाह ज़रूर एड्रेस करूँगा। ऐसा नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। तो अब जो हमने कर्ज़ की बात कर ली, हमने मुदारबा की बात कर ली, अब हमने उसका पूल मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स को समझा, पीआर को देखा, ठीक है, मुदारबा की किस्में पढ़ी। अब हम आ जाते हैं जो हमारी फाइनेंसिंग साइड है, और उसमें हमारे आज के जो दो मेन जो प्रोडक्ट्स हैं जो इस्लामिक बैंक्स में चल रहे होते हैं वो डिमिनिशिंग मुशारका है और इजारा है। तो पहले थोड़ा सा इजारा को समझ लेते हैं, उसके बाद भाई फिर हम इंशाल्लाह डिमिनिशिंग मुशारका पे और आखिर पे आपके क्वेश्चंस लेंगे, और जो बाकी टाइम बच जाएगा आपकी इस चीज़ के ऊपर हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी, इजारा का जैसे आप जानते हैं उजरा से है, टू रेंट टू समथिंग, यानी किसी चीज़ को हम रेंट ऑन जब करते हैं तो वो। अब इस्लामिक बैंक्स में इजारा जो है वो दो तरीक़ों से होता है। स्पेशली मे बी इनमें से कुछ दोस्तों को इसका जो पहले से काम कर रहे हैं तो आइडिया होगा। जो हमारे लॉकर्स होते हैं, ठीक है, उसको समझने से पहले इजारा की जो दो किस्में हैं कि एक होता है जिसको कहते हैं इजारातुल अशखास, ठीक है, और एक होता है जिसको इजारातुल अशिया कहते हैं। कोई बंदा अपनी सर्विसेज देता है तो वो आपका इजारातुल अशखास है, डॉक्टर है, वकील है, ठीक है, ड्राइवर है, टीचर है। किसी चीज़ को आप रेंट आउट करते हैं तो वो इजारातुल अशिया में आ जाता है, जैसे गाड़ी देना किसी को, अपना घर रेंट आउट करना, अपनी साइकिल देना, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है। और अगर मैं ये पूछूं कि अगर आप 3 सेकंड में इसका जवाब दें, कोई एक ऐसा एग्जांपल दें कि जिसमें बैक वक्त इजारातुल अशखास भी हो रहा हो और इजारातुल अशिया भी हो रहा हो, एक ही जगह पे, 3 सेकंड का है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान से
जनूबी पंजाब से भी कोई ऐसा कोई बताएं जिसमें भैया का दोनों इजारा हो रहे हों। यस, आपकी जो मुख्तलिफ़ सर्विसेज हैं जिसमें आप ड्राइवर की भी सहूलत ले रहे होते हैं, इजारतुल अशास है, और अगर उसी की गाड़ी भी यूज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि इजारतुल अशिया भी हो रही है। अच्छा, तो अब जब हम बात इजारा की, ये दो किस्में समझ आ गई, तो जब हम लॉकर्स की फैसिलिटी देते हैं अपने कस्टमर्स को तो वो भी इजारा बेस पे है। हम उसको बेसिकली वो उसकी चीज़ें होती हैं, वो आके हमारी प्रेमिसेस में रख रहा होता है और हम उसे एक रेंट चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे आएँ तो इजारा दूसरा जो है वो एक फुल फ्लेज इजारा होता था किसी ज़्यादा पोर्शन में किसी ज़माने में इस्लामिक बैंक्स में। अब उस इजारा को यूँ समझे कि रिप्लेस किया कि डिमिनिशिंग मुशारका ने। वहाँ पे अब इजारा उसका पार्ट तो है, लेकिन स्पेसिफ़िकली जैसे अब गाड़ियाँ और घर जो है वो, स्पेशली गाड़ियाँ जो है वो इजारा की बजाय वो डिमिनिशिंग मुशारका पे चली गई है मेजॉरिटी पोर्शन में। अच्छा, उसमें एक इजारा की जो फर्दर जो आम जो किस्में, जैसे एक बंदा है वो सिर्फ घर ले रहा है। मैं ये इतनी आसान करके जो व्यूअर्स कल हमें चैनल पे देखेंगे और जो स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसको बड़ी बेस लेवल पे जाके, बाकी जो आप फील्ड से रिलेटेड हैं आपको तो ज़रा ये आइडिया है, इतनी बेस से जाके आपको बताने का मकसद नहीं है। अब ये है कि एक इजारा है जिसमें सिर्फ आपने उसके यूज़ ऑफ फ्रक्ट को यूज़ किया और उसका रेंट दे दिया। गाड़ी की मिसाल दी आपने, घर की मिसाल दी, कोई और चीज़ आप रेंट पे लेते हैं, कैटरिंग का सामान है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं सिंपल इजारा। और अगर वही इजारा आप इस नीयत से करने जा रहे हैं, ठीक है, कि अल्टीमेटली इस रेंट के साथ ये चीज़ अल्टीमेटली मेरी ऑनरशिप में आ जाए, तो इसको कहते हैं इजारा एंडिंग विद ऑनरशिप, इजारा मुंतहिया बितमलीक, कि उसकी ऑनरशिप के ऊपर वो मुंतज हो रहा होता है जाके इजारा। तो ये आम तौर पे जो इस्लामिक बैंक्स में, बल्कि मेजॉरिटी जो केसेस हैं उसमें यही हो रहा होता है, अगर हो रहा है कहीं पे। अच्छा, अब डिमिनिशिंग मुशारका को समझते हैं, फिर उसका इजारा के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस रिलेशन को पढ़ते हैं। तो ज़ाहिर है डिमिनिशिंग मुशारका की जब हम बात करते हैं उसको अरबिक में आप मुशारका अल-मुतनाकिसा भी कहते हैं। जैसे उसका नाम मेंशन है कि वो मुशारका की किस्म है। मुशारका का हमने पढ़ा था कि जिसमें सारे पार्टनर्स जो हैं वो पैसा लगाते हैं। ठीक है, और इसका प्रॉफिट जो है वो प्री एग्रीड रेशो होती है और इसका जो लॉस है वो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट होता है। मुशारका में आम तौर पे इस्लामिक बैंक्स में जो दो प्रोडक्ट्स होती हैं, आज हमारा वो कंसर्न इतना ऐसा उसके ऊपर नहीं है, टाइम बचा तो थोड़ा सा उसको आखिर पे देख लेंगे। मुशारका रनिंग फाइनेंस होता है और डिमिनिशिंग मुशारका होता है। डिमिनिशिंग मुशारका आम तौर पे गाड़ियों पे और घर के ऊपर हो रहा होता है। अब डिमिनिशिंग मुशारका का कंसेप्ट क्या है कि एक कस्टमर जो आता है, यहाँ पे हमने कौन से स्टेप्स देखने होते हैं। शरिया कंप्लाइंस चीज़ किस चीज़ को मैनेज कर रही होती है, शरिया ऑडिट किस चीज़ को देख रहा होता है, फाइनेंसिंग साइड पे कमर्शियल में, कॉरपोरेट में और स्टाफ फाइनेंसिंग में, कंज्यूमर फाइनेंसिंग में, जहाँ जहाँ पे भी डिमिनिशिंग मुशारका हो रहा है वहाँ पे किन किन चीज़ों, एक तो बेसिक चीज़ है कि डॉक्यूमेंटेशन आपकी हर हवाले से मुकम्मल हो। अगर अकाउंट ओपनिंग फार्म की हम बात करते हैं तो अब जब हम अपना कस्टमर्स का और बैंक अपना पैसा जब दे रहा है तो वो ज़्यादा, बल्कि मैंने एक किसी जगह पे रिव्यू में थे तो मैंने उनसे पूछा आपने कन्वेंशनल बैंक के BC शोबे में काम किया है और इस्लामिक बैंक में भी, तो क्या डिफरेंस पाया आपने। तो उन्होंने ये बात कही कि सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कम्प्लेक्स होती है, कंप्रीहेंसिव होती है, टाइम टेकिंग होती है और आम तौर पे कस्टमर इससे भाग जाता है। लेकिन इसके बावजूद अगर इस्लामिक बैंक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो मुख्तलिफ़ जो शरिया नॉन कंप्लाइंस रिस्क्स होते हैं या कुछ जिसको सद्दो ज़राए के तौर पे कुछ लूप होल्स होते हैं कि यहाँ से एक चीज़ शुरू हो सकती है, उसको मैनेज करने के लिए भी वो उस डॉक्यूमेंट्स का उसको हिस्सा बनाती है। तो डिमिनिशिंग मुशारका में प्रोसेस क्या होता है कि दो बंदे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बात करते हैं गाड़ी के लिए कोई बंदा आ रहा है और बैंक है, तो शुरू में मेजॉरिटी पोर्शन जो होता है उस शिरकत में इन शेप ऑफ माल वो होता है इस्लामिक बैंक का, और जो कस्टमर होता है वो अपनी एक इक्विटी देता है शुरू में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं तो वो 2.5 लाख दे रहा है या 5 लाख दे रहा है। एक क्वेश्चन मैं पूछता होता हूँ अपनी ब्रांचेज़ में जाके और फाइनेंसिंग साइड पे कि आज जब डिमिनिशिंग मुशारका शुरू हो गया तो ऑनरशिप किसकी है।
तो यहाँ पे उनको एक कन्फ्यूजन होती है। वो एक कोई कहता है जी कि कस्टमर की वजह से कह रहे होते हैं, क्योंकि एंडिंग वो ऑनरशिप उधर जा रही होती है, और जो वो ये समझते हैं कि ये इसका मतलब आप कस्टमर ने ले लिया, तो उनके या वो ये पोर्शन देखे क्योंकि बैंक ने ज़्यादा पैसा लगाया है, तो वो कहते हैं जी ये इस्लामिक बैंक की ऑनरशिप है। तो आंसर इज़ कि ऑनरशिप दोनों की होती है, बस उसमें डिफरेंस क्या होता है कि इस्लामिक बैंक की ऑनरशिप ज़्यादा है। अब इसका मतलब ये है कि जब ऑनरशिप ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा, वही वाली जो कंसेप्ट है अल-खिराज भी दमान वाला, कि अब वो ये हक रखता है कि उसका जो प्रॉफिट है वो उस हिसाब से ले। इसी तरीके से रिस्क की बात करें तो उस एसेट के ऊपर जो रिस्क है वो भी ज़्यादा, कि कौन उसको लेके चल रहा जा रहा है, जिसकी ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन है वो इस्लामिक बैंक है। एक जो कस्टमर है उसकी ऑनरशिप है मगर कम है, 5% इक्विटी दी तो 5% की उसकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ऑनरशिप है, उसी हिसाब से उसका जो है वो खुदा न खास्ता अगर एसेट की डिस्ट्रक्शन होती है या कोई ऐसा मामला होता है तो उसको भी लॉस जो है वो उसी हिसाब से होता है। अब यहाँ पे जब हम डिमिनिशिंग मुशारका की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात की, ठीक है, और ये एक कैसा डिमिनिशिंग मुशारका, ये मुशारका की वो किस्म है जिसमें कि अब इस्लामिक बैंक ने अपना एसेट उसको दे दिया है अपने पोर्शन समेत। तो यहाँ पे दूसरा जो साथ इसके जो कंसेप्ट आ जाता है वो इजारा का, जो हमने बात की है कि जब उसका यूज़ ऑफ फैक्ट यूज़ करना शुरू किया उस कस्टमर ने, तो अब उसके ऊपर इस्लामिक बैंक क्या करता है, जो उसका फॉर एग्ज़ाम्पल 70% इक्विटी थी उसकी 30% थी, अब कस्टमर उस 70% को यूटिलाइज़ कर रहा है अपनी उस यूँ समझ लें कि चीज़ के लिए, तो वहाँ पे आके जाके वो उसको क्या करता है कि बैंक उससे क्या चार्ज करता है, इस्लामिक बैंक वो उससे रेंट चार्ज करता है, जिसको हमने कहा कि इजारा का कंसेप्ट। शरिया चेक इसमें क्या होता है कि जब तक यूज़ ऑफ फैक्ट नहीं हुआ उससे पहले इस्लामिक बैंक उसके ऊपर इजारा का कंसेप्ट नहीं लगा सकता, क्योंकि इजारा में ये है कि जब तक उस अच्छा फिर ऐसे ही खुदा न खास्ता उसका गाड़ी ख़राब है तो यूज़ ऑफ फैक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामिक बैंक तब ही उसके ऊपर इजारा चार्ज कर सकता है जब उसका क्रिएट हो यूज़ ऑफ फैक्ट, प्लस कस्टमर ने उसको क्या किया हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जब उसको होती है तो उसी हिसाब से फिर उसको क्या करते हैं ग्रेस पीरियड के बाद उसको वो रेंट आउट चीज़ों उस चीज़ के ऊपर वो करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो कंसेप्ट साथ ही चल रहा होता है कि वो जो 70% उसको कस्टमर को दिया है यूटिलाइज़ करने के लिए, इस 70% को वो यूनिट्स में डिवाइड कर लेता है और हर यूनिट की एक अमाउंट बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका अगर इसका 5 लाख था, उसका फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं 25 लाख था, अब उस 25 लाख के यूनिट्स बन जाएंगे उस 70% था। तो कस्टमर हर जब मंथ की उसके ऊपर इजारा दे रहा होगा तो एक पोर्शन वो उसको इजारा का दे रहा है, प्लस उसकी क्या हो रहा है कि एक एक यूनिट उसे बाई आउट करता जा रहा है। इसको डिमिनिशिंग इसीलिए कहते हैं, ये डिक्लाइनिंग ऑनरशिप इसलिए इसको के कंसेप्ट होता है कि अब बैंक की क्या होती है कि ऑनरशिप डिक्लाइन कर रही है इस्लामिक बैंक की, और कस्टमर की ऑनरशिप क्या कर रही है, वो राइज़ कर रही है। एट द एंड ऑफ डे जब वो सारे यूनिट्स की पैसा वापस कर चुका होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है जो कस्टमर है उसकी ऑनरशिप उधर मुंतकिल हो जाती है, एसेट अब ऑनरशिप उसमें चला गया, और वो जो पैसा उसने यूनिट्स की शक्ल में या इजारा की शक्ल में वो उसको इस्लामिक बैंक इजारा इसमें जो उसने पैसा लगाया प्लस जो उसका प्रॉफिट है वो इसी इजारा और यानी यूनिट प्राइस प्लस जो इजारा उससे चार्ज कर रहा होता है वो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके हर स्टेप के ऊपर कि कब ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस हो रही है, कब यूज़ ऑफ फैक्ट जा रहा है, शरिया नॉन कंप्लाइंस का जैसे मैंने आपको बताया जो रिस्क्स हैं उनको देखते हुए इस्लामिक बैंक्स ने, शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट ने और शरिया बोर्ड ने मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं। और यहाँ पे जो वो लोग जो स्पेशली जो कहते हैं कि इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो यानी क्या कि वो मतलब ऐसे ही बराए नाम हैं, तो इस्लामिक बैंक एक ह्यूज कास्ट लगाता है डिमिनिशिंग मुशारका के उन एसेट्स के। अकरम साहब यहाँ पे बैठे हैं कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके पहले देखते हैं कि क्या ये वाकई एसेट्स आ गया है, यूज़ ऑफ फैक्ट क्रिएट हो गया है, यूटिलाइज़ होना शुरू हो गई है, एसेट मौजूद है या नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए
वो उसकी जो शरिया कंप्लाइंस का रिव्यूअर होता है उसका विज़िट होता है और वो जब ओके करता है तो फिर वो ट्रांजैक्शन आगे प्रोसीड करती है। तो जब हमने शुरू किया था तो एक जो हमारा प्रोसेस फ़्लो होता है उसमें ये क्लास मेंशन होती है और इस्लामिक बैंक एक ह्यूज कास्ट पे कर, और ऐसी कोई कास्ट कन्वेंशनल बैंक नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सारी चीज़ का जो बताने का मकसद ये है कि ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं कि इस्लामिक बैंक इसलिए कर रहा है कि वो शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स को और शरिया कंप्लाइंस को और शरीयत को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैक्सिमम जो उससे एफ़र्ट्स हो सकती हैं वो उसको यूटिलाइज़ कर रहा होता है। अभी जैसा कि मैंने आपको डिमिनिशिंग मुशारका और इजारा का जो